चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और आगे के सवाल को फटाफट से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। जन एंट्रीज पास करनी है। 3 ट्रांजैक्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी है एट द एंड ऑफ ₹1000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की सर एंट्री क्या होती है? वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, फटाफट से करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है? अगर सैलरी होती तो एंट्री क्या होती सर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट ये आउटस्टैंडिंग हो गया तो कैश ना करके सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बिल्कुल सिंपल। अमाउंट कितना? 1000। ठीक है सर। नरेशन में क्या आएगा? पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। सोल्ड गुड्स टू विनोद एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000, सब सेल सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड इमीडिएटली। विनोद अवेल्ड ऑफ कैश डिस्काउंट। क्या कह रहा है? आपने ₹1000 का लिस्ट प्राइस का आइटम था जो कि बेचा है विनोद को, और शर्त क्या लागू थी? तो शर्त ये थी कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट देंगे। ठीक है सर, दे देंगे, और 5% का कैश डिस्काउंट भी देंगे अगर पेमेंट आपको तुरंत कर दी जाती है तो। और कह रहा है कि विनोद ने डिस्काउंट दिया है, अवेल किया है, मतलब तो विनोद को डिस्काउंट कब अवेल हुआ होगा? जब उसने पूरे के पूरे पैसे इमीडिएटली दे दिए होंगे। तो मतलब यहां पे कैश डिस्काउंट भी आपका पूरा का पूरा एप्लीकेबल है। कैलकुलेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो ₹1000 का आपका लिस्ट प्राइस था। ठीक है सर। इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना आएगा? ₹100। कितना हो गया? ₹900। आगे क्या है? कैश डिस्काउंट है 5%, तो आप सीडी भी माइनस करोगे कितना? 5%, तो 900 का 5% निकालोगे कितना आएगा? 45। कितना हो जाएगा ये? 855। ठीक है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट तक का पार्ट होता है ये सिर्फ कैलकुलेशन में आता है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट उसके बाद का हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए फटाफट से, सेल्स है, सो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको कैश डिस्काउंट है, दैट मींस आपको कैश मिला है। कैश डिस्काउंट है तो इसका मतलब आपको इमीडिएटली कैश मिल गया है। तो ये कैश सेल है। कैश सेल की एंट्री क्या होती है सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है सर। कैश अपने को कितना आ रहा है? ₹855। सेल्स कितने का कर रहे हैं हम? ₹900 का। तो सर बाकी का डिफरेंस क्या है? बाकी का डिफरेंस आपका नुकसान है, तो ₹45 को आपको डेबिट करना पड़ेगा। ये नुकसान का मतलब क्या होता है? इस नुकसान को हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा कितने से? ₹45 से, क्योंकि आपको हो गया ₹45 का नुकसान। ठीक है सर। अगला, इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स विनोद कुमार एंड सन्स। ये कुमार है, समझ लीजिएगा, दिस इज के, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स ₹2500। मतलब ये हमने सवाल पीछे देखा हुआ है कि आपने एक चेक इशू किया। क्यों? क्योंकि आपने परचेज किया है ₹2000 का, ₹2500 का गुड्स। तो गुड्स जब आप परचेज करते हैं उसके बदले में आप चेक इशू करते हैं, तो मोटा मोटा आपको परचेज की एंट्री यहां पे करनी होती है। तो परचेज की एंट्री क्या होगी सर? आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पीछे भी कि ये ऐसे सवाल में आपको देखना होता है जहां पे आपको 2 बातें अलग अलग से बताई जा रही हो, तो आपको देखना होता है कि आपको सिंगल से चिपका देना है उसको या डबल से चिपकाना है। मतलब कि सिंगल एंट्री से सेट ऑफ कर लेना है या डबल एंट्री से करना है। अगर सिंगल एंट्री से करेंगे तो सर कैसे होगा? तो आपको यहां पे परचेज की एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री क्या होती है सर? परचेज अकाउंट डेबिट, और आपने यहां पे चेक इशू किया है तो आपका क्रेडिट हो जाएगा क्या? बैंक अकाउंट। कितने रुपए सर? ₹2500। कितने आएगा? ₹2500। ये तो हो गया आपका सिंगल एंट्री, शॉर्ट, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। बट कोई व्यक्ति कहे कि नहीं सर हम तो थोड़ा सा ना, हम मेहनती बच्चे, हम थोड़ा सा लंबा आंसर करेंगे। तो लंबा आंसर जो करना चाहे वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है परचेज अकाउंट डेबिट, उसके बाद जिससे खरीदा है उसका नाम, टू, कौन है? मेसर्स विनोद कुमार एंड सन्स। ठीक है। कितने का? ₹2500 का। और उसके बाद जब आपने चेक इशू कर दिया तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? ये होगी परचेज की एंट्री। एक घटना अलग घटा दी, दूसरी घटना अलग, कि अब इसको हम चेक दे रहे हैं, तो मेसर्स विनोद कुमार एंड सन्स हो जाएगा डेबिट टू। आप इसको चेक इशू कर रहे हो तो आपका बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? ₹2500 से। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है इसके अंदर? अल्टीमेटली ये जो है ये आपका यहां क्रेडिट होके यहां डेबिट होके कैंसिल ही हो रहा है। तो आपकी एंट्री तो यही बन रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट दिस इज द लॉन्ग वे। आप इस तरीके से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 एंट्री के माध्यम से भी। ठीक है सर। चलिए, ये बात भी समझ में आती है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। जनरेटरी पास करनी है। कह रहा है गुड्स परचेज किया है फ्रॉम विनोद फॉर ₹1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट है 20% और कैश डिस्काउंट है 4%। 50% पैसा जो इमीडिएटली मिला है, मतलब कि कैश डिस्काउंट आपको कितने के ऊपर देना है? 50% के ऊपर देना है। सिंपल है सर, कई बार कर लिया हमने पीछे भी। आइए एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ₹1,00,000 का इसका लिस्ट प्राइस है। कैलकुलेशन फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले इसमें आपको टीडी माइनस करना है कितना? ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%। तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? ₹20,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? ₹80,000। ये आपका सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, इसका कोई एंट्री में रोल नहीं है। एंट्री में रोल किससे शुरू होगा? ₹80,000 से। ठीक है सर। आगे उसके बाद कैश डिस्काउंट था 4%, लेकिन पैसा जो मिला है वो 50% ही मिला है, तो आप पहले इसका 50-50 करोगे। कैश कितना मिला?
मतलब कैश कितना देने को रेडी है, 50%। 50% का मतलब क्या हुआ, 40,000। तो बाकी क्या बन जाएगा, बाकी आपका बनेगा डेटर। कितने का डेटर बनेगा, बाकी का 50% मतलब 40,000। अब जब ये वो कैश लेके आया तो उसने कहा भाई साहब डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो। हमने कहा था कि तुम्हें डिस्काउंट देंगे, कितना डिस्काउंट देंगे, 4%। तो इस पैसे के ऊपर आपको 4% का क्या देना पड़ेगा, सीडी। 4% क्या देना पड़ेगा, कैश डिस्काउंट। तो 40,000 का 4% निकालोगे कितना आएगा, 1,600 रुपए। 1,600 रुपए माइनस करेंगे कितना आएगा, 38,400। तो अब ये आपकी सारे एंट्री के पैरामीटर्स हो गए। अब पैरामीटर्स का मतलब क्या है, आपने यहां पे क्या किया है, गुड्स परचेज किया है या सेल किया है। तो आप यहां पे गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स आपने परचेज किया। उल्टा मैंने आपको सेल्स के सेंस में समझा दिया, आपने परचेज किया है। परचेज के सेंस में समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे कंपोनेंट सेम ही रहेंगे। आपने गुड्स परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है सर, 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, अच्छी बात है, 80,000 रुपए का परचेज हो गया आपका। आपने कहा कि भैया कैश डिस्काउंट पे हमें 4% का डिस्काउंट मिलेगा, तो लाओ 50% कैश तुरंत दे देते हैं। तो आपने 50% कैश तुरंत दिया, 40,000 देने को तैयार वो। उसने कहा लो जी 1,600 रुपए का डिस्काउंट, तुम्हें देना पड़ेगा कितना, 38,400। और बाकी पैसे जो आपने अभी दिए नहीं है वो पैसे क्या बनेंगे आपके, वो पैसे आपके डेटर नहीं कहलाएंगे, वो पैसे क्या बनेंगे, वो पैसे बनेंगे क्रेडिटर। मैंने सेल्स को समझ के समझा दिया था, इसको परचेज को लेकर समझेंगे तो ये 40,000 रुपए आपने दिए नहीं, आपको भविष्य में देना पड़ेगा, तो ये आपका क्रेडिटर है। ठीक है सर, अब इन कंपोनेंट्स को एंट्री में उतारते हैं। तो फटाफट से अपने पास कौन कौन से कंपोनेंट है, 80,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, 40,000 रुपए की उधारी है, आपको भविष्य में देना पड़ेगा, 38,400 आपने अभी दे दिया, और ये 1,600 रुपए का आपको फायदा हुआ है। यहां पे जब आप परचेज करते हो और आपको डिस्काउंट मिलता है तो वो आपका फायदा कहलाता है। ठीक है सर, आइए बात, इसको अगर एंट्री भी लेंगे तो आप क्या बोलोगे, आप परचेज कर रहे हो तो आप बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का सामान आ रहा है सर, 80,000 रुपए का। ठीक है, 2 इसके बदले में पैसे आज कितने देने पड़ रहे हैं, 2 कैश अकाउंट, अभी पैसे देने पड़ रहे हैं 38,400। कुछ फायदा हो रहा है क्या, बिल्कुल सर फायदा हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने का, 1,600 रुपए का। और बाकी पैसे भविष्य में देने पड़ेंगे तो वो क्रेडिटर बनेगा। क्या क्रेडिटर का नाम पता है अपने को, तो हमने गुड्स खरीदा है किससे, विनोद से, तो हमें नाम पता है, तो हम क्या लिखेंगे, टू विनोद कितना, 40,000 रुपए। नरेशन में क्या, सेम टू सेम सवाल। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम डिस्काउंट के क्वेश्चन को करते हैं। ऑल्दो हम ऐसा पैसे भी कर चुके हैं तो आपके लिए कोई इतनी नई बात ये नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, आपने रेंट पे किया है लैंडलॉर्ड को 1,000 रुपए का बाय चेक। तो रेंट पे किया, रेंट एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, आपने एक्सपेंस की पेमेंट करी है तो एक्सपेंस अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। तो आपने रेंट पे किया तो आपका हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट। और आपने पैसे जो दिया वो कैश में नहीं दिया, चेक में दिया है, तो आपको क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, अपने बैंक को। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है सर, कितना अमाउंट, 1,000 रुपए का रेंट, 1,000 रुपए का बैंक। नरेशन में सेम टू सेम सवाल। आगे, ऑर्डर रिसीव फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ 20,000। आपको गुड्स सप्लाई करना है 20,000 रुपए का, उसको आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। सर इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि क्या पैसे मिले नहीं, क्या सेल हुई नहीं, हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस हुआ है। जो ऑर्डर प्लेस हुआ है दिस इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री चीजें हुई हैं, आपस में कुछ लेन देन हुआ है, कुछ भरोसावाद हुआ है। लेकिन अगर ऑर्डर प्लेस होते होते कुछ एडवांस मिल गया होता, कुछ अगर एडवांस मिल गया होता तो समझ में आता, लेकिन एडवांस तो कोई मिला नहीं, हमें तो सिर्फ एक विश्वास मिला है कि हाँ भैया सप्लाई कर देना गुड्स। कितने का, 20,000 रुपए का। जब सप्लाई करोगे तब गुड्स जाएगा, जब गुड्स जाएगा तो उसके बाद हो सकता है पैसा आए, या हो सकता है भविष्य में कभी एडवांस भी मिले। बट एट प्रेजेंट जो ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, इस ट्रांजैक्शन में कुछ भी लेन देन नहीं हो रहा है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं हो रही है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही जिसको कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। आप लिखेंगे इसके नीचे, इस सवाल पे सी पॉइंट पे अपना कमेंट लिखेंगे, हेंस देयर इज नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड, हेंस एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से आप एक अपना स्टेटमेंट यहां पे अपने आंसर में लिख देंगे एंड दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। चलिए सर, चेक रिसीव फ्रॉम मिस्टर डेविड डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर 2 डेज 2,000 रुपए। आपको चेक मिला है, किससे मिला है, डेविड से मिला है, और आपने बैंक में 2 दिन के बाद जमा कराया है 2,000 रुपए। तो यहां पे आपकी 2 एंट्री होगी, एक जब चेक मिला और एक जब 2 दिन के बाद वो बैंक में आपके जमा हो गया। ठीक है, जब चेक मिला और जब बाद में आप जमा करते हो तो उस केस में आपको पता है आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो चेक इन हैंड। जब आपको चेक मिला तो आपको किस नाम से लिखना पड़ेगा, चेक इन हैंड के नाम से, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितना, 2,000 रुपए। और ये मिला किससे है, 2, कौन दे रहा है आपको, डेबिट, तो 2 डेबिट। कितना, 2,000 रुपए। ठीक है, अब जब ये चेक इन हैंड को आपने 2 दिन के बाद बैंक में जमा किया तो उस केस में एंट्री क्या होगी, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे, डेबिट द रिसीवर, बैंक यहां पर रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। और जो आपका चेक इन हैंड था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करने के लिए आपने यहां डेबिट किया था, अब उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट, अमाउंट कितना, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। ये हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां पे ये 2 दिन वाली बात लिखी थी। अगर नहीं लिखी होती तो हम सीधा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट। अल्टीमेटली हो भी वही रहा है,
ये तो आपका कैंसिल ही हो गया एक तरीके से, बट हमें इसको दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हुई है टुडे और ये हुई है आफ्टर 2 डेज, ये हुई है आफ्टर 2 डेज। तो ये दोनों की दोनों अलग ट्रांजैक्शन कहलाएंगी, अलग तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन में जब हम रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड करने के लिए क्या है, चेक इन हैंड ही है, और इस डेट पर रिकॉर्ड करने के लिए क्या है, तो यही चेक इन हैंड के बदले ये पैसा आपके बैंक में डेबिट हो रहा है। ठीक है, चलिए जी, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जर्नल एंट्रीज पास करनी, कुछ ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, आपने चैरिटी की। ओ भाई साहब, आप चैरिटी बड़ी कर रहे हो, आपने देखा है आप कई सारे सवालों में चैरिटी करते रहते हो। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, चैरिटी किया आपने, कैश दिया 1000 रुपए, फर्नीचर दे दिया 4000 रुपए का, और गुड्स बांट दिया 650 रुपए का। ठीक है सर, 3 चीजें हमने दे दी, तो कुल मिला के चैरिटी आपका फायदा होता है, नुकसान होता है? तो चैरिटी तो हमारा नुकसान होता है, और सारे नुकसान को हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो चैरिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 जा क्या कह रहा है, कुछ कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट, और क्या जा रहा है, कुछ फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट, और क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, और गुड्स को हम किस नाम से लिखते हैं, गुड्स को हम लिखते हैं परचेज अकाउंट के नाम से। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि परचेज में जो गुड्स हमने खरीदा है वही गुड्स को हम कम कर दे रहे हैं उतने अमाउंट से जितने अमाउंट को हमने गुड्स चैरिटी में दे दिया। ठीक है सर, कैश कितना दिया आपने, 1000 रुपए, उसके बाद फर्नीचर कितने का दिया, 4000 रुपए, और गुड्स कितने का दिया, 650 रुपए का। कुल मिला के आपकी चैरिटी कितने की हुई, 4 1 5650। तो चैरिटी में कितना आ जाएगा, 5650। आपका नुकसान कितने का हुआ, 5650 रुपए का, जो कि आपका खर्चा है। उस खर्चे के जिम्मेदार कौन कौन है, कैश के लिए 1000, फर्नीचर के लिए 4000 और गुड्स के लिए 650 रुपए। नरेशन में क्या आएगा, जो आपका सवाल था सेम टू सेम आ जाएगा। आगे, एन अमाउंट ऑफ ₹700 ड्यू फ्रॉम विनोद आर बैड डेट्स। कह रहा है एक कोई अमाउंट था 700 रुपए जो कि विनोद से हमें लेना था, वो बैड डेट हो गया। मतलब कि 700 रुपए विनोद से आपको जो रिकवर होने थे वो आपको भविष्य में नहीं मिलेंगे। यहां पे क्या 50 पैसा, 10 पैसा, 60 पैसा, 20 पैसा कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कह रहा पूरे के पूरे 700 रुपए डूब गए। अब पूरे के पूरे 700 रुपए डूब गए तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? सर ये तो हमारा नुकसान हुआ, और नुकसान को आप किसके अंदर लिखते हो, आप लिखते हो बैड डेट के नाम से। नुकसान सारे क्या होते हैं, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। 2, ये पैसा किससे मिलना था, किसके अकाउंट को आपको सेटल करना है, किसके अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ये है विनोद। ठीक है, देख रहा है ना विनोद, विनोद पैसे लेके भाग गया। चलो जी, 700 रुपए, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विनोद, नरेशन में आ जाएगा सेम टू सेम सवाल। आगे बढ़िए, अ शेड वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑफिस बिल्डिंग एंड वेजेस पेड फॉर द सेम 800। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान देना, ये पॉइंट थोड़ा सा यूनिक है, जो कि पीछे ऐसा रिपीट नहीं हुआ है। कह रहे हैं आपने कोई शेड कंस्ट्रक्ट करवाया है अपने ऑफिस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, तो ये ऑफिस बिल्डिंग का ही पार्ट है। ऑफिस बिल्डिंग में आपने कोई शेड बनवाया तो वो ऑफिस बिल्डिंग का ही पार्ट है, और उसके लिए आपने कोई वेजेस पे किए, कितना, 800 रुपए का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी किसी एसेट्स के अंदर कोई भी एसेट, ध्यान दे, इस कॉन्सेप्ट को फिर से थोड़ा सा रिपीट करेंगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। कोई भी एसेट को हम कहते हैं क्या, कि जब भी कोई एसेट को पुट टू यूज में लाया जाता है, किसी एसेट को, नए एसेट को पुट टू यूज में लाया जाता है, तो उस पुट टू यूज में लाने तक का जितना भी खर्चा होगा, जब तक वो एसेट मेरा काम का नहीं हो जाता तब तक के जितने भी खर्चे होंगे, कितने भी खर्चे होंगे, वो सारे खर्चे क्या होगा, ऐड होता हुआ जाएगा, वो सारे खर्चे प्लस होता जाएगा उसी एसेट के अंदर। ठीक है, और एक बार एसेट तैयार हो गया उसके बाद के जो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे होंगे वो खर्चे में जाएगा, वो एसेट में ऐड नहीं होगा। मतलब कि नॉर्मल खर्चे उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, बट उससे पहले नॉर्मल खर्चे भी क्या कहलाते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है सर, ये बात मेरे को पता है। अब हम कह रहे हैं कि कोई एसेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई एसेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे कि इस सवाल के अंदर ऑफिस बिल्डिंग आपको ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब अगर इस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आपकी एक बिल्डिंग बनी हुई है, अब इस बिल्डिंग के अंदर आप कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कराते हो, आपकी एक 5 फ्लोर की मान लो बिल्डिंग बनी हुई थी। ठीक है, आप इसके अंदर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का अगर काम कराते हो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम जो होगा वो कहां जाएगा, वो आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा। मतलब वो एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है सर, कुछ टूट फूट हो गया उसको ठीक कराते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब कि जब ये नई बिल्डिंग बनी होगी तो ये बिल्कुल नई नवेली थी। अब इस बिल्डिंग को नई नवेली रखने के लिए जितने भी खर्चे आप करोगे वो सारे के सारे क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि जब नई बिल्डिंग बनी होगी तो कोई ईंट भी टूटा फूटा नहीं होगा, कहीं कुछ खरोच वगैरह नहीं आ रखी होगी, कहीं कुछ पुताई उताई कुछ खराब नहीं होगी, कुछ भी टूट फूट नहीं हो रखी होगी, तो वो उसकी नई की सिचुएशन थी। अब जब आप उसको यूज करते हो बिल्डिंग को तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां निकलती है, और उस कमियों को आप रिपेयर कराते हो, मेंटेन कराते हो, ताकि वो वैसी की वैसी चलती रहे। उस टाइप के सारे खर्चे को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि वो सारे एक्सपेंस माने जाएंगे जो भी इस प्रकार के खर्चे होंगे। लेकिन इसी चालू बिल्डिंग के अंदर आप कुछ ऐसी चेंजेस कराते हो जिससे इसकी वैल्यू बढ़ती है।
सर वैल्यू कैसे बढ़ेगी, इसकी वैल्यू एडिशन कैसे होगी, जैसे 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, आपने एक और फ्लोर बना दिया, तो ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये नई जो फ्लोर बनाया है क्या नए में था क्या, नहीं, नए में जितना था उतने को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा कर रहे थे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वो एक्सपेंसेस में जाएगा। लेकिन जितना नए में भी नहीं था उसके अलावा आपने कोई ऐसा अल्टरेशन किया, सपोज इस 5 बिल्डिंग के अंदर 10 कमरे थे, आपने 2 कमरे और बना दिए कहीं से छोटे मोटे, एक आधा किचन और बना दिए, एक आधा वॉशरूम और बना दिए, इस टाइप के खर्चे जो हैं वो नए से भी उसको एडवांस कर रहे हैं, नए से भी उसकी वैल्यू में एडिशन हो रहा है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि इस सवाल में दिया हुआ है कि आपने शेड बनवाया, तो शेड क्या नए में था, नहीं था, आपने शेड को रिपेयर नहीं करवाया है, आपने कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो जब आपने कोई शेड कंस्ट्रक्ट करवाया तो ये कोई पुराना शेड नहीं था जिसको आपने ठीक ठाक कराया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये एक नया शेड है, तो नया शेड है तो ये किसका पार्ट बनेगा, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि वो उस एसेट्स की वैल्यू में ऐड होगा। तो जैसे कि यहां पे एसेट क्या है आपका, ऑफिस बिल्डिंग, तो ये ऑफिस बिल्डिंग में ऐड होगा, जो इसका वेजेस भी है वो भी कहा जाएगा ऑफिस बिल्डिंग में ही ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। तो यहां पे आपने वेजेस पे किया 800 रुपए का, लेकिन आप वेजेस टू कैश नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑफिस बिल्डिंग में आपका ये ऐड होगा कितना, 800 रुपए, और कैश आपके 800 रुपए के यहां पे जा रहे हैं। नरेशन आपका जो सवाल था सेम टू सेम। आगे बढ़िए, रिसीव्ड फ्रॉम 600 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने कोई पुराना फर्नीचर बेचा है और आपको उससे 600 रुपए प्राप्त हुए, तो 600 रुपए आपको मिले तो आपका कैश है, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दोनों के दोनों आपके क्या है, रियल अकाउंट, दोनों के दोनों आपके क्या है, रियल अकाउंट। एक आ रहा है एक जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आया, डेबिट करेंगे कितने से, 600 रुपए से, फर्नीचर गया, क्रेडिट करेंगे कितने रुपए से, 600 रुपए से। नरेशन में लिखोगे सेम टू सेम, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ठीक है सर, तो वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपको जर्नल एंट्रीज के अंदर ग्रिप आपकी अच्छी बन रही होगी। आपकी ग्रिप अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत हम कॉन्सेप्ट और सवालों के अंदर कर रहे हैं उसके बाद भी अगर ग्रिप आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं रह जाता। बट अगर स्टिल आपको कोई भी दिक्कत कुछ फेस करनी पड़ रही है तो वो सारी दिक्कत आप मुझ तक पहुंचाएं, कमेंट करें, इंस्टा पे बताएं, जहां मर्जी बताएं, बट मुझ तक वो आएंगी, तभी मैं आपकी मदद अच्छे से कर पाऊंगा।